जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में समझेंगे अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा, भेद, उदाहरण और इसके प्रकार को पढ़ने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप पहली बार हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखेंगे, सभी भेद देखेंगे और इसके प्रमुख उदाहरण को भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ है सजाना या आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्य को सजाने और उसे आकर्षित बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार से पहला क्वेश्चन बनता है कि अलंकार की संधि क्या है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है सजाना या आभूषण। काव्य या कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? किसी काव्य या कविता के सौंदर्य को, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार की भेद देखेंगे। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, ये दो अलंकार के मुख्य भेद होते हैं। शब्दालंकार को देखेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा क्या होती है? तो जिस काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, जिस काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के माध्यम से जिस काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ पे शब्दालंकार होता है। जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति या समान शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग करने पर भाषा में लय उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। एक परिभाषा ये भी आप दे सकते हैं, जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति अथवा समान शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग करने पर भाषा में लय उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। या जिस काव्य की या जिस कविता की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए जब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी काव्य या कविता की सुंदरता को, उसकी शोभा को या काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए शब्दों के माध्यम से उसकी सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के तीन मुख्य भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसे देखेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास शब्द दो शब्दों अनु प्लस प्रास से मिलकर बना हुआ है। जो अनुप्रास शब्द है, ये दो शब्दों अनु प्लस प्रास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चमत्कारिक ढंग से बार बार आवृत्ति। इस प्रकार जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या समझे हम कि अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जब किसी काव्य या कविता में एक ही वर्ण या एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम में जो र आया हुआ है, इसकी आवृत्ति बार बार की गई है। रघुपति में भी र, राघव में भी र, राजा में भी र और राम में भी र आया है। तो र वर्ण जो है यहाँ पे बार बार आया हुआ है, इसीलिए इस काव्य में, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रकार देखेंगे, यमक अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा भेद होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द के एक से अधिक बार प्रयोग होता है,
लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक शब्द अलग अलग अर्थ के रूप में अधिक बार प्रयोग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार जो शब्द अलंकार का दूसरा भेद है, इसकी परिभाषा है कि जब किसी काव्य या कविता में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं, कनक कनकते शौगुनी माँ दत्ता अधिकाय। ये पंक्ति आपने हमेशा देखा होगा, कनक कनकते शौगुनी माँ दत्ता अधिकाय। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कनक और कनक ये दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरी बार जो कनक का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है धतूरा। तो एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ और उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला जो है श्लेष अलंकार। यह शब्द अलंकार का जो तीसरा भेद होता है श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके अर्थ दो निकलते हैं या दो से अधिक निकलते हैं। इसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जिससे एक ही शब्द के द्वारा पूरे वाक्य का अर्थ निकल सकता है। तो हमने क्या समझा कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ, और श्लेष अलंकार में कोई शब्द जो काव्य में प्रयोग होता है उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। शब्द का प्रयोग एक बार होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, कई अर्थ उसके निकलते हैं, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में आप देख पा रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये जो वाक्य है, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण को समझते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये जो उदाहरण है ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर पानी के तीन अर्थ कांति, आत्मसम्मान और जल निकलते हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अभी हमने शब्द अलंकार के तीनों भेद हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे जो अलंकार का मुख्यतः दूसरा भेद होता है, अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ शब्द के आंतरिक अर्थ से भाषा या वाणी का सौंदर्य बढ़े, अर्थात जहाँ पर किसी वाक्य का सौंदर्य उसके शब्दों से नहीं बल्कि अर्थ से निकले, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो जहाँ पर शब्दों के बजाय अर्थ से किसी वाक्य की, किसी कविता की, किसी काव्य की सौंदर्य बढ़ती हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। उपमा होता है, उपमा अलंकार। अगला जो होता है रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार और जो है मानवीकरण। तो ये 5 भेद होते हैं अर्थालंकार के। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और जो होता है मानवीयकरण अलंकार होता है। तो अब इन 5 को हम एक एक करके देखेंगे। पहला हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी आकृति और गुण में समानता दिखाई देती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में सा, सम, सरिस, समान आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा आपने क्या समझा? जहाँ दो वस्तुओं में दो अलग अलग वस्तुओं में तुलना की जाती है, उसके आकृति के आधार पे, गुण के आधार पे, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है और काव्य के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का यूज होता है जो तुलना सूचक शब्द होते हैं, जो तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सा, सम, सरिस, समान, ऐसे शब्द जब काव्य के अंदर आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। उदाहरण से समझेंगे, कर कमल सा कोमल, यहाँ पर सा शब्द आया है और दूसरी चीज कि कर मीन्स क्या होता है? हाथ होता है। अब हाथ की तुलना कमल से की जा रही है कि हाथ कमल सा कोमल है। तो इस तरीके से
हाथ की तुलना कमल से की जा रही है और सात शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला जो हमारा है भेद अर्थालंकार का रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप हो, अर्थात जहाँ दोनों में कोई अभिन्नता ना हो, एक समान दिखाई दे, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा ऐसे समझते हैं कि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। भेद रहित का तात्पर्य क्या हुआ कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से किया जाए और इस प्रकार किया जाए कि दोनों में कोई भी अंतर न रखा जाए, दोनों को एक समान बता दिया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यहाँ कहते हैं इसी इसी को कहते हैं भेद रहित आरोप। जैसे कि हमारे पास एक पेंसिल है और एक पेन है, हम ये कहते हैं कि मेरा पेन पेंसिल के जैसे है, या मेरा पेंसिल पेन के जैसे है, या मेरा पेन पेंसिल है। तो इस तरीके से हमें दोनों में अलग अलग वस्तुएं हैं, परंतु तुलना करते समय दोनों के बीच जो भिन्नता है उसको हम खत्म कर दे रहे हैं, बिल्कुल एक समान बता रहे हैं दोनों को, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। यहाँ भेद रहित आरोप होता है। उपमेय क्या होता है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। यहाँ पे खिलौना का तुलना चंद्रमा से किया गया है, और खिलौना अलग चीज़ है, चंद्रमा अलग वस्तु है, लेकिन जब दोनों की तुलना किया गया है इस प्रकार कि दोनों में जो बिल्कुल जो भेद है, जो भिन्नता है, उसे समाप्त कर दिया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अगला जो हम समझते हैं अर्थालंकार का तीसरा भेद होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के होने की संभावना या कल्पना की जाती हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान करने के लिए काव्य के अंदर मन, मानो, मनहु, जनहु, जानो, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब वाक्य में ये शब्द आए, मन, मानो, मनहु, जनहु, जानो, ज्यों, तो इसे हम पहचान कर लेते हैं कि वह काव्य के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण से समझते हैं, उसका मुख मानो चंद्र के समान है। जैसे हमने कहा कि उसका जो मुख है, उसका जो चेहरा है, वो चंद्रमा के समान दिख रहा है। चंद्रमा नहीं है बल्कि चंद्रमा के समान दिख रहा है, तो यहाँ पर एक कल्पना की जा रही है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार नाम से स्पष्ट होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। तो जब किसी की प्रशंसा करते समय बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जो संभव न हो, तथा किसी बात की अति की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है? तो इस काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे उदाहरण को समझते हैं हम कि यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला जो समझते हैं हम मानवीयकरण अलंकार। ये पांचवा भेद होता है अर्थालंकार का। अर्थालंकार का पांचवा भेद है मानवीयकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार को समझेंगे जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों और जड़ वस्तुओं पर मानवीय आरोप किया जाए, वस्तुओं को मानव जैसा सजीव वर्णन कर दें, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण को ऐसे समझते हैं कि मानवीकरण अलंकार ये होता है कि जहाँ पर किसी निर्जीव वस्तु की या प्राकृतिक वस्तुओं की, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उसकी व्याख्यान इस प्रकार किया जाए जैसे कि सजीव वस्तुओं की व्याख्यान की जाती है। उसे हम सजीव चित्रण जब करते हैं, किसी प्राकृतिक चित्रों का या प्राकृतिक वस्तुओं का सजीव चित्रण करते हैं, सजीव व्याख्यान करते हैं, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे किसी प्राकृतिक वस्तुओं का या प्राकृतिक चीज़ों का
ऐसा गुण व्यक्त करें जो एक मनुष्य का गुण होता है, जो एक सजीव वस्तु का गुण होता है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई उदाहरण है। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, हम जानते हैं हंसना और मुस्कुराना एक सजीव वस्तु का गुण है, एक मनुष्य का गुण है, लेकिन यहाँ पर हम फूलों के हंसने की बात कर रहे हैं, कलियों के मुस्कुराने की बात कर रहे हैं, जबकि ये फूल और कलियां एक प्राकृतिक वस्तु हैं। तो इसके हम जब इसका व्याख्यान, इसका वर्णन सजीव वस्तुओं के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने शब्दालंकार और अर्थालंकार के सभी प्रकारों को आपने देखा, अलंकार की परिभाषा आपने देखा। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अलंकार आज समझ में आ गया होगा। क्लास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और भी जानकारी लेकर के दूसरे क्लास में हम मिलेंगे। जय हिंद, शुक्रिया।